हेलो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर। हम सब पढ़ने वाले हैं 5 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए पेश किया गजराज सुरक्षा कवच। हाथी एक्सीडेंट को कम करने के लिए रेलवे विभाग ने गजराज सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। आइए देखते हैं इनमें कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने हाथियों की वजह से होने वाले रेल हादसों को रोकने के लिए एक नई प्रणाली गजराज सुरक्षा कवच लॉन्च की है। तो यह प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। गजराज सुरक्षा कवच एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है जो दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैरों के कंपन को पहचानता है। यह जानकारी ओएफसी केबल के जरिए स्टेशन मास्टर को भेज दी जाती है। स्टेशन मास्टर इस जानकारी के आधार पर ट्रेन को रोक सकता है। रेलवे का दावा है कि गजराज सुरक्षा कवच की पहचान दर 99.5% है और यह 200 मीटर पहले ही हाथियों के आने की जानकारी दे सकता है। रेलवे ने कहा है कि गजराज सुरक्षा कवच की शुरुआत जल्द ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में की जाएगी। अगले 8 महीनों के भीतर देश के सभी हाथी वाले इलाकों में इस प्रणाली को तैनात करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों बता दें, गजराज सुरक्षा कवच भारतीय रेलवे द्वारा हाथियों के एक्सीडेंट को कम करने के लिए बनाई है। इसमें आईडीएस के माध्यम से हाथी के पैरों के दबाव, हवाओं के दबाव और हाथियों के पैरों से कंपन के बीच के आधार पर ओएफसी केबल के द्वारा स्टेशन मास्टर को जानकारी भेजी जाएगी और रेलवे विभाग का दावा है कि लगभग 99.5% यह सुरक्षा कवच सही साबित होगा और 200 मीटर पहले हाथियों को आने से जानकारी स्टेशन मास्टर को भेज देगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड है मेडागास्कर कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए किया एंड्री राजोएलिना का चयन। अगर पूछ ले यहीं पर ये इनकी कौन सी कार्यकाल है, तो इनका तीसरा कार्यकाल है ये, जिसके लिए इन्हें राष्ट्रपति के पद पर नवाजा गया है। और चलिए देख लें इनके बारे में क्या क्या है। मेडागास्कर के संवैधानिक न्यायालय ने हाल ही में राजनीतिक दल के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के पुनः चुनाव की पुष्टि की है और इनका तीसरा कार्यकाल यह होगा और अदालत ने इनके 59% वोटों के साथ इन्हें विजेता घोषित कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में हाल ही में एक समझौता किया गया इन्फोसिस और सेल कंपनी के द्वारा। इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है उसका उद्देश्य यहाँ पूछा गया, उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि इन्फोसिस और सेल के बीच साझेदारी का उद्देश्य है कि पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ समाधान बनाने के लिए डेटा केंद्रों में इमर्शन कूलिंग सेवाओं को अपनाने का बढ़ावा देना। इनका मेन उद्देश्य है कि इमर्शन कूलिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इनका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि डेटा सेंटर वैश्विक बिजली खपत और CO2 उत्सर्जन में कितना योगदान देता है। डेटा सेंटर जो संस्था बनाई गई है वह बिजली खपत और CO2 उत्सर्जन में कितना योगदान देता है। तो डेटा सेंटर वैश्विक बिजली खपत में लगभग 1.5% और वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 1% का योगदान देते हैं। अगर CO2 की बात की जाए, CO2 किसका सूत्र है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में हाल ही में नवीन पटनायक जी उड़ीसा में एक अमा बैंक लॉन्च किए हैं। आइए देखते हैं अमा बैंक कैसे कार्य करेगा। हाल ही में वित्तीय समावेशन हेतु उड़ीसा सरकार ने अमा बैंक लॉन्च किया है।
उड़ीसा सरकार ने अमा बैंक लॉन्च किया। इस बैंक योजना को उड़ीसा ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा शुरू किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ग्राहक सेवा बिंदु मतलब कस्टमर सर्विस पॉइंट प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का प्रदान करना है। मतलब बैंकिंग आउटलेट के माध्यम मतलब बिना बैंक गए हुए हमारा काम हो जाए। इसके लिए उड़ीसा सरकार नवीन पटनायक मुख्यमंत्री वहाँ के हैं, उन्होंने ये अमा बैंक लॉन्च की है और इसके तहत लगभग 4,373 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा जहां बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। आगे बात कर लेते हैं, इन सभी ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा मार्च 2024 तक पूरी कर ली जाएगी और ये आउटलेट 15 बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे। लगभग बैंक से संबंधित लगभग 15 सेवाओं का योगदान मतलब सेवाओं का योगदान देगी या कार्य करेंगी। इसके द्वारा बुजुर्गों, दिव्यांग व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को घर घर तक सेवाएं प्रदान करने की तंत्र विकसित की जाएगी। मतलब इन सभी बुजुर्ग, दिव्यांग व्यक्ति के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ये बैंक योगदान देगी। सरकार 5 साल के लिए किराया मुक्त बैंकिंग स्थान भी प्रदान करने वाली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हार्नबिल महोत्सव से संबंधित। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है अगर आपसे पूछिए तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव शुरू किया गया है। आइए इस हार्नबिल महोत्सव के बारे में जानते हैं, ये कब से और कैसे कैसे मनाया जाता है। हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य में हार्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है। वर्ष 2000 में हार्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत की गई। अगर बात की जाए हार्नबिल महोत्सव कब से शुरू किए गए हैं तो वर्ष 2000 से हार्नबिल महोत्सव की शुरुआत की गई है। अगर 2023 में बात की जाए कौन से संस्करण की थी तो यह 24वें संस्करण की हार्नबिल महोत्सव थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हार्नबिल फेस्टिवल का उद्देश्य है कि नागा जनजातियों के सांस्कृतिक वैविध्य का समागम करना ताकि अलग अलग परिवेश के लोगों को एक दूसरे के संस्कृति और समाज को सीखने का अवसर मिले और साथ ही साथ देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति और समृद्धता से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात की जाए हार्नबिल त्यौहार का नाम हार्नबिल कैसे पड़ा तो हार्नबिल चिड़िया के नाम पे हार्नबिल त्यौहार का नाम हार्नबिल पड़ा। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत 49वें स्थान पर। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने 1 दिसंबर 2023 को विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 49वें स्थान पर भारत की रैंक रही है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है देव स्थली भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। इनका पूरा नाम है दोस्तों प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली जी भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई। अगर बात की जाए ये कौन सी बेड़े की कमान संभालेगी तो ये पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमान संभालने वाली महिला है। और प्रेरणा देवस्थली जी वर्तमान में युद्धपोत INS चेन्नई की फर्स्ट लेफ्टिनेंट हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके कुछ काम की हो, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।